नमस्कार दोस्तों। इथिक्स के आज सेवन्थ लेसन में हम चर्चा करेंगे। सिविल सेवा के अभिरुचि और बुनियादी मूल्य में हम अब तक सत्यनिष्ठा पढ़ चुके हैं और आज हम आगे का जो हमारा सिलेबस है उसको करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं 6 लेसन इथिक्स के बना चुका हूँ। यदि आप इस लेसन को देख रहे हो तो इससे पहले 6 लेसन आप देख सकते हो, तभी आप लोगों के ये कड़ी समझ में आएगी कि इस प्रकार हम इथिक्स के लेसन अच्छे से कर सकते हैं। तो एक बात और है कि इथिक्स के मैं अच्छे अपडेट नोट्स बना रहा हूँ और एक दो दिन में टेलीग्राम चैनल पर मैं उनको शेयर कर दूंगा। बहुत ही अच्छे लेसन है मेरे हिसाब से। इन लेसन को देखने के बाद में और नोट्स पढ़ने के बाद में आपको किसी भी बुक और किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जैसा आप लोगों का अनुभव है कि मुझे 126 मार्क्स इथिक्स में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 3 बार भी मुझे इथिक्स में अच्छे मार्क्स हिंदी माध्यम में प्राप्त हुए हैं। तो जो मेरा अनुभव वो आप देख सकते हो कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ईजिली आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, जो कि आपको यूपीएससी और आपकी जो भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम है उसके पूरे सिलेबस को लगभग कवर कर देगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम आगे आने वाले समय में 5-10 दिनों के अंदर पूरा एथिक्स का मतलब सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। तो इससे पहले हम अभिरुचि वाला देख चुके हैं। ये लेसन हम पिछले 6th लेसन में कर चुके हैं। तो आगे जैसे सत्यनिष्ठा भी उसमें हम कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे इसमें सिलेबस के हिसाब से आप सिलेबस के पॉइंट भी साथ साथ देख रहना, क्योंकि देखो पढ़ाई का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपकी टेबल जो है ना, जहाँ पर आप स्टडी टेबल है, जहाँ पर आप पढ़ते हो, तो आपके सामने या तो दीवार पर या टेबल पर है ना सिलेबस पूरा होना चाहिए आपके पास। आपका पूरा सिलेबस, चारों जीएस के पेपर, आपका ऐसे का सिलेबस, इंटरव्यू का सिलेबस होता है, और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। और मेरी बात मानो तो आप है ना हर दिन सिलेबस को एक बार देखना, ताकि जितने भी पॉइंट है ना आपको दिमाग में फिट हो जाए, ताकि आप जो भी चीज़ पढ़ो ना सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ो। हमें रिसर्च नहीं करना है दोस्तों, पीएचडी नहीं करनी है, हमें टू दी पॉइंट, एकदम टू दी पॉइंट पढ़ना है। और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, जैसे सिलेबस अपना है कि जैसे हमारे सिलेबस के पॉइंट है ना, जैसे ये आप यहाँ पे सिलेबस में पॉइंट है गैर तरफदारी और निष्पक्षता। ठीक है। तो हर एक जो आपका पॉइंट है, जैसे जीएस के चारों पेपर है, तो उसका सभी पॉइंट का आप एक दो पेज पे भी यदि नोट्स बना लो ना, तो बहुत ही सफिशियंट है। आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। 150 वर्ड और 250 वर्ड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ज़्यादा नॉलेज करके क्या करोगे मतलब उसमें। ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इस लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं गैर निष्पक्षता और गैर तरफदारी। तो इसका मतलब क्या है, देखो इथिक्स में एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ना जो शब्दावलियाँ हैं उनको अर्थ मालूम होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ आपको ऐड क्या करने हैं, एग्जाम्पल ऐड करने हैं। ठीक है। तो इथिक्स के आंसर का हम फॉर्मेट देखें, कोई भी क्वेश्चन आया इथिक्स का ना, तो उसमें फॉर्मेट ये रहेगा कि आपको ना उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी शब्दावलियाँ चर्चा में है, ठीक है, उसको प्रस्तावना के अंदर क्या करना है, उसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है। फिर बॉडी पार्ट में क्या करना है, एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट के अंदर उसको लिख सकते हो। अच्छे एग्जाम्पल ऐड करने हैं, याद रखना, अच्छे एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल हो सकते हैं या हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हो सकते हैं या कोई पर्सनैलिटी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल ऐड करने हैं और फिर बाद में निष्कर्ष करके उस आंसर को 150 वर्ड वाले को खत्म कर देना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है अलग से, और केस स्टडी जो होती है उसका अलग से फॉर्मेट बनता है। उसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आपको जल्दबाजी है कि मुझे केस स्टडी का देखना है किस प्रकार सोल्व करना होता है, तो वो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप देखना। बाकी आगे हम जैसे ये चैप्टर होंगे उसके बाद में केस स्टडी को भी सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले जैसे निष्पक्षता क्या है। ठीक है। निष्पक्षता किसी मुद्दे के गुणदोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। ठीक है। राजनीतिक दलों से बनी सरकारों के लिए उच्च व समान सेवा भावना के साथ अपना कार्य निष्पादन करना ही निष्पक्षता है। ये सिंपल परिभाषा, इसमें कोई समझने वाली कोई खास बात है नहीं। ठीक है। आगे है सिविल सेवा के दृष्टिकोण से निष्पक्षता। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके निर्णय क्या होने चाहिए, हमेशा नियमों, कानूनों और विषय परक होने चाहिए, यानी जो भी ऑब्जेक्टिविटी है उसके हिसाब से होने चाहिए, तार्किक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि पक्षपात, पूर्व धारणा और संभावित लाभ के आधार पर। तो आप निष्पक्षता की सिंपल यदि परिभाषा लिखना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि मतलब सिविल सेवकों को बिना पक्षपात के किसी के प्रति मतलब ये रहना चाहिए कि जो भी नियम और कानून है उसके अकॉर्डिंग उनको फैसला लेना चाहिए, नहीं कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह के आधार पर करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया निष्पक्षता। अब निष्पक्षता की यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, दोस्तों एथिक्स के पेपर में याद रखना बहुत सारे हमें एग्जाम्पल चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए मैंने टेलीग्राम पर अपनी जो मैं डायरी में अपने जो एग्जाम्पल लिखता हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आप उनको कम मत आंकना, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एग्जाम्पल के बिना क्वेश्चन में हवा भी नहीं लगेगी। तो ये कोशिश करना कि आप अच्छे एग्जाम्पल तैयार कर लो। तो वहाँ पे मैंने जो अच्छे मतलब मेरी एक डायरी के नोट्स भेजे मैंने, इथिक्स के एग्जाम्पल आप सर्च करना उसमें मिल जाएगा। और वो आप उसको देखकर ये कर सकते हो, कम से कम उससे देखकर प्रेरित हो सकते हो कि डेली बेसिस पर मुझे भी ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं। आप उनको एक तरह से ये मान सकते हो, दिशा निर्देशक मान सकते हो। ठीक है। तो इसमें जैसे निष्पक्षता के जो उदाहरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जानते हैं कि खेलों में एम्पायर की क्या भूमिका होती है, रेफरी की क्या भूमिका होती है, हम जानते हैं कि उनको एक निष्पक्ष निर्णय देना होता है। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में हम जानते हैं कि न्यायाधीशों की क्या भूमिका होती है, तो वहाँ पर भी निष्पक्षता का रोल होता है।
इसके अलावा यदि ऐतिहासिक एग्जाम्पल में देखें तो जैसे हम अकबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अकबर ने जब अपनी मंत्रिमंडल का चुनाव किया था तो उसमें किसी भी धर्म वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया था, उन्होंने एकदम निष्पक्ष तरीके से उनका चुनाव किया था। इसके अलावा हमारे देश में जैसे निर्वाचन आयोग तो एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में की कुछ मतलब एक तरह से सही दिशा में ले जाता है, यानी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होती है। इसके अलावा सिविल सेवकों का आपके पास कोई भी अच्छा एग्जाम्पल हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो कि किस प्रकार योजना क्रियान्वयन में सिविल सेवक के सामने निष्पक्षता को मतलब व्यवहारिक रूप से अपनाना होता है। तो अच्छे एग्जाम्पल समझ गए होंगे। जैसे निष्पक्षता का कोई भी क्वेश्चन आए तो यही परिभाषा लिख देना, ठीक है, कोई भी अच्छी परिभाषा। फिर थोड़ा सा आपको अच्छे डायग्राम बनाना है कि डायग्राम बना के आप बता सकते हो कि निष्पक्षता के अलग अलग आयामों को बता सकते हो, अलग अलग फिर एग्जाम्पल आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और सिविल सेवाओं में निष्पक्षता का क्या रोल है उसमें हम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे यदि हम व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा की बात करें, इसमें दो आ सकते हैं, एक वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की यहाँ पर बात आती है। तो जैसे ये होता है कि व्यक्ति जैसे स्वयं की एक नैतिकता होती है, ठीक है, कि इसमें हम बात कर सकते हैं कि व्यक्ति की स्वयं की नैतिकता होती है, यानी जैसे उसके पर्सनल रिलेशन है उनके साथ किस प्रकार वो निष्पक्ष है या वफादार है, ठीक है, वैसा हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वो डिसीजन करता है, ठीक है, अंतरात्मा की आवाज़ से करता है। इसके अलावा जैसे स्वयं के विश्वास, मूल्य, अनुभव, उसकी पृष्ठभूमि आदि नैतिक निर्देशन उसको प्रदान करते हैं कि मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जब व्यवहार कैसा होना चाहिए तो उसके अंदर काफ़ी उसके नैतिक मूल्य होते हैं जो उसको गाइड करते हैं। इसके अलावा यदि हम वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की बात करें, जैसे उसको मतलब प्रोफेशनल अपना रोल निभाना होता है, ठीक है, ये तो हो गया व्यक्तिगत मामलों में, ठीक है, और ये है प्रोफेशनल मामलों में कि उनका एक कार्य जॉब के प्रति जो भी नैतिकता है उनकी उसके हिसाब से। जैसे इसमें है कि जो भी वो कार्य करेंगे संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे, कानून के अकॉर्डिंग करेंगे, संसदीय निर्देशन उसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा सरकारी शासनादेश आदि की इनमें भूमिका होती है, ठीक है। इसके अलावा नागरिकों की क्या आकांक्षाएं होती है सिविल सर्वेंट को लेकर, उनके प्रति एक जनता और सिविल सेवक के बीच में किस प्रकार विश्वास बहाली होनी चाहिए उनको लेकर हो सकता है। इसके अलावा समाज की क्या अपेक्षा है, प्रशासन से समाज की क्या अपेक्षा है, ठीक है, उसके दृष्टिकोण से उसको निष्पक्ष रोल निभाना चाहिए। इसके अलावा अगला जैसे इसमें शब्दावली गैर तरफदारी, ठीक है। गैर तरफदारी का मतलब है किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, समूह, वर्ग व आंदोलन आदि का पक्ष लेकर उनका समर्थन नहीं करना, यानी किसी एक के पक्ष में झुकाव नहीं रखना है, निष्पक्ष बने रहना है, ठीक है। ये लगभग ऐसा ही शब्दावली है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। जैसे ये शब्दावली आपको लगेगी एक जैसी है, लेकिन जैसा कि सिलेबस में लिखा है वैसे ही मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की है और वैसी ही परिभाषा अच्छी मतलब पुस्तकों से लेकर उनको लिखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर गैर तरफदारी की ये परिभाषा हो गई। इसके अलावा इसके अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो जैसे प्रशासनिक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल है कि राष्ट्रपति काल के दौरान वो किस प्रकार मतलब एक गैर तरफदारी रवैया अपनाते थे, उनके जो भी निर्णय हम देखते थे उनमें ये साफ झलकता था। इसके अलावा व्यक्तिगत एग्जाम्पल में आप देखो कि व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य न करना और निष्पक्ष बने रहना। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ सकता है कि आप कहना किसी सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हो, ठीक है, चाहे आप स्पोर्ट्स के लिए कोई मतलब सदस्यों का या खिलाड़ियों का चुनाव हो रहा हो उसकी समिति को, या आप कोई जैसे कोई स्कूल या प्रोफेसर का चुना मतलब जहाँ पे आपको मतलब चयन करना हो, वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि जो आपकी भाई भतीजावाद है ऐसे मूल्यों को बढ़ावा नहीं दे सकते। आपको निष्पक्ष रूप से जो भी मतलब मूल्य है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए, योग्य उम्मीदवारों को ही चुनना चाहिए। तो अब आप ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हो। इसके अलावा सिविल सेवकों द्वारा किसी राजनीतिक दल के साथ गठजोड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे क्या होता है हमारे संवैधानिक मूल्यों के जो कहीं ना कहीं उनका ह्रास होने लगता है। आगे जैसे वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, अच्छा मतलब अच्छी परिभाषा इसकी हो सकती है कि तथ्यों व प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अर्थात मामले के गुणदोष के आधार पर निर्णय लेना, न कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, भावना व आदेश से वशीभूत होकर, ठीक है। वस्तुनिष्ठता भी देखो उन लगभग आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले हमने गैर जैसे वो हमने निष्पक्षता पढ़ा वाला, उसके बाद में हमने जो टॉपिक पढ़ा ये सब चीज़ें आपकी मतलब सिलेबस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अभी गैर तरफदारी पढ़ा और हमने ऊपर पढ़ा गैर तरफदारी व निष्पक्षता, तो ये तीनों चारों चीज़ें आपस में जुड़ी है। और आप याद रखना तो इथिक्स का पूरा सिलेबस ही आपको लगेगा एक जैसा है, उसमें सब जैसे नैतिक मूल्य है या हम जानते हैं कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जितनी भी चीज़ें होती है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, तो लगभग एक जैसी लगती है हमें। तो आगे हम पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठता। तो इसमें हमने देखा कि इसकी एक अच्छी आपको परिभाषा आनी चाहिए, ठीक है। जो भी डिसीजन लो रेशनल होकर लो, एकदम तथ्यों के आधार पर लो, कहीं मतलब किसी के प्रति झुकाव करना है हमें या बिना मतलब भय के कार्य करना है। तो इसमें अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास अच्छे होने चाहिए। जैसे प्रशासनिक उदाहरण हम लेते हैं कि एक सिविल सेवक द्वारा नागरिकों में वस्तुओं सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखते हुए किसी भी बाहरी दबाव में कार्य नहीं करना है, ठीक है। किसी से दबाव में नहीं आना है, अपने को नियम और जो कानून है उसी को फॉलो करते हुए
आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करना, जो कि पूर्वाग्रह पर आधारित न होकर योग्यता पर आधारित है। जैसे पहले महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन नहीं दिया गया था, लेकिन हाल ही में जैसे इसमें क्या हुआ, काफ़ी बदलाव हुआ है और अच्छे पॉजिटिव इसमें संकेत देखने को मिला है। कहीं ना कहीं सबको बराबरी का मौका मिला है। तो मतलब किसी के साथ भेदभाव न करना ही मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता है, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, जो भी हमारी जो सिलेबस है उसका आपको शब्दावलियों का अर्थ आना चाहिए और उसके पक्ष में आपको अच्छे प्रमाणिक एग्जाम्पल देने चाहिए, ठीक है। तो आपका आराम से काम हो सकता है। इसके अलावा जैसे अगला पॉइंट हमारा सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव, ये सिलेबस में मेंशन है। तो इसमें क्या, समर्पण व्यक्ति का वह गुण है जिससे व्यक्ति अहम के भाव से परे दूसरों के दुखों के प्रति स्वयं में एहसास उत्पन्न करता है, अर्थात दूसरों के प्रति संवेदना का भाव ही समर्पण को उत्पन्न करता है। ये आसान परिभाषा है, इजीली समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर देखो, आप है ना बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है यार। आप इसको जैसे अभी पैराग्राफ में लिखते हैं ना, तो पैराग्राफ में 3-4 पॉइंट लिखते था तो आपका पेज खत्म हो जाता। यानी देखो 150 वर्ड वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें पैराग्राफ फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं तो क्या होगा, आप 3-4 विविधता बताओगे और आपका जो स्पेस है वो पूरा हो जाएगा, वो टाइम भी उसमें ज़्यादा लगेगा। इसके बजाय तो आप देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव का मतलब क्या है, उसका क्या अर्थ है, इसे आप क्या समझते हो, अच्छे एग्जाम्पल देकर समझाओ, आपकी राय में ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है, समर्पण भाव का जो भी है उसमें परिभाषा लिख देनी है और बॉडी पार्ट में आते ही आपको ना ऐसा डायग्राम बना के उसको कवर कर लेना है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है। कोशिश ये करनी कि ऐसे कीवर्ड में लिखना है, जैसे अभी इसमें आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें जैसे इसमें इसका मतलब क्या है, कौन सी आवश्यक अंग है इसके, प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता से तात्पर्य क्या है कि संविधान नियम कानून के प्रति हमें प्रतिबद्धता रखनी है। जो भी डिसीजन लेना है संविधान के अकॉर्डिंग लेना है, नियमों के अकॉर्डिंग लेना है, किसी के दबाव में आकर डिसीजन नहीं लेना है या किसी के फेवर में डिसीजन नहीं लेना है। जो भी करना है मूल्यों के हिसाब से करना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक समर्पण भाव को हम देखते हैं कि सिविल सेवा क्या है, कोई मतलब 10 से 5 का कोई जॉब नहीं है, ये मतलब 24/7 सेवा है, ठीक है। आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा इसके लिए। इसमें इसके अलावा क्या है, साहसपूर्ण दृढ़ता, मतलब बिना दबाव और भय के कार्य करना। मतलब जैसे आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो किसी के दबाव में नहीं आना है या लालच में नहीं आना है या भ्रष्टाचार के मार्ग में नहीं जाना है, हमें एकदम साहस रखना है, अपने नैतिक मूल्यों को बराबर एकदम बनाए रखना है। इसके अलावा सेवा भाव, यानी सिविल सेवा क्या है, एक सेवा है, मतलब एक जॉब नहीं है, सेवा है। तो आपको अंदर ही भाव आना चाहिए, आपके मतलब तत्पर होना चाहिए लोगों की सेवा करने के लिए। इसके अलावा जैसे इसमें अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, भावनात्मक समझ के साथ कार्य करना है, तभी आप है ना समझ पाओगे कि जनता की क्या नीड है, जनता को किस प्रकार योजनाओं को लाभ हमें पहुंचाना है। इसके अलावा वंचित वर्ग के प्रति करुणा व समानुभूति का भाव आप में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगला जो बिंदु सिलेबस के हिसाब से, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना। देखो ये तीनों वर्ड है ना लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। समानुभूति, संवेदना। तो इसमें अब इसका लाभ क्या होता है, यदि कमजोर वर्गों के प्रति हम सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना रखते हैं तो इसका फायदा क्या होता है। इससे फायदा होता है कि हमारे देश के जो संवैधानिक लक्ष्य हैं, संवैधानिक लक्ष्य आप जानते हो कि हमारी प्रस्तावना में आर्थिक सामाजिक न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की है, ठीक है, समानता की बात की है, वही हमारे संविधान के लक्ष्य और आदर्श हैं। और यानी हमारी सोसाइटी कैसी हो, समानतापूर्ण सोसाइटी हो, लोगों के साथ भेदभाव न करें, मतलब स्वतंत्रता लोगों को मिले। इस प्रकार जो भी संवैधानिक लक्ष्य मूल्य उसकी प्राप्ति हो सकती है। दूसरा इसमें है कि नागरिक उन्मुख प्रशासनिक संस्कृति का विकास होता है, प्रशासन व नागरिकों में विश्वास बहाली होती है, सामाजिक सामाजिक सद्भाव व सहकार को बढ़ावा मिलता है, संसाधनों का विकेंद्रीकरण होता है, वंचित वर्ग को सुशासन की मुख्य धारा में लाने का इसमें टारगेट होता है। इसके अलावा मानवाधिकारों की सुनिश्चितता होती है और बेहतर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को मतलब इसमें लाभ मिलता है। देखो दोस्तों, आपने यहाँ देखे होंगे कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इनको यदि हम लिखते हैं तो एग्जामिनर पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप अपनी आंसर राइटिंग में अच्छे वर्डों का इस्तेमाल करो, है ना। आप संविधान का इस्तेमाल कर सकते हो, सोसाइटी के बारे में लिख सकते हो, जो भी अच्छे वर्ड है ना। जैसे वंचित वर्ग के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं सतत समावेशी विकास। जो अच्छे वर्ड है ना, कीवर्ड, उसको पकड़े रखो, ठीक है। वही आंसर राइटिंग में ज़्यादा दिखाने हैं और उनको अंडरलाइन करते रहना है। जैसे अगली जो विशेषता है कि सहानुभूति क्या है, सिंपैथी क्या है। देखो यहाँ पर 3 वर्ड आएंगे हमारे सामने, सहानुभूति, परानुभूति और करुणा। यानी सिंपैथी, इम्पैथी और मतलब करुणा, 3 वर्ड यहाँ पर हम देखने को मिलेगा। तो इनको अलग अलग अर्थ समझते हैं। एग्जाम में हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि शब्दावली देकर उनका अर्थ पूछते हैं और कुछ एग्जाम्पल देके हमसे इथिक्स वाले क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। इथिक्स में शब्दावलियाँ बहुत अहम है, ठीक है। जैसे सिंपैथी क्या है, तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति समूह के प्रति संवेदना का प्रस्तुतिकरण, इसमें समस्या का निदान संभव नहीं है। देखो सिंपैथी क्या है, जैसे सपोज करो आपके दोस्त को कोई दुख है या कोई उसके सामने समस्या आती है, ठीक है। या कोई हम देखते हैं कि सड़क पर चल रहे हैं, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार गलत हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिंपैथी दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन हम कुछ करते नहीं है कि हम जो भी पीड़ित है उसको
हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेल्प करें, ऐसा नहीं करते हम। केवल है ना संवेदना व्यक्त करते हैं, ठीक है, या मतलब सहानुभूति केवल व्यक्त करते हैं कि यार ये गलत हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब आप थोड़ी बहुत संवेदना तो दिखाते हो, लेकिन समाधान नहीं करते हो, कोई भी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, तो इसको बोलते हैं सिंपैथी। अब सिंपैथी से आगे बढ़कर जो बात होती है वो है समानुभूति, परानुभूति या इम्पैथी। क्या होती है इसमें? सहानुभूति से आगे बढ़कर वंचित वर्ग या किसी पीड़ित वर्ग की समस्या को स्वयं के साथ महसूस कर समस्या का निदान निकालने का प्रयास करते हो। जैसे इसमें ये हो गया कि सिंपैथी के साथ थोड़ा सा आप कोशिश करते हो कि हाँ, मुझे मतलब थोड़ा सा क्या करना है, इसकी हेल्प करनी है, ठीक है, लेकिन इसमें पूरी तरह से समाधान नहीं होता। कहने का मतलब आप पूरी तरह से उनको सामने वाले की जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ जोड़कर नहीं देखते हो, है ना। तो ये भी मतलब उतना मतलब खास नहीं है। ये सिंपैथी से अगली स्टेप इम्पैथी है बस, ठीक है। लेकिन करुणा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो कंपेशन है ना, संवेदना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसमें समानुभूति से आगे बढ़कर हम दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे आ सकते हैं, मदर टेरेसा का एग्जाम्पल आ सकता है, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल आ सकता है। बाकी अन्य यदि आपका स्वयं का ऐसा एग्जाम्पल है कि आपने किसी की मतलब करुणा के स्तर पर जाकर आपने हेल्प की हो किसी की भी, है ना, तो एग्जाम्पल बता सकते हो, अपना स्वयं का एग्जाम्पल दे सकते हो, ये अच्छी बात होती है। यदि आप ये क्वेश्चन तीनों का एक साथ आता है तो ऐसा डायग्राम बना सकते हो, सहानुभूति, छोटे स्तर पर फिर समानुभूति यानी प्रानुभूति, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी क्या है, करुणा। ऐसे डायग्राम भी बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे एग्जांपल देके हम बता सकते हैं। दोस्तों आजकल आप जितना इनोवेशन करोगे ना आंसर राइटिंग में, उतने ही अच्छे मार्क्स हैं, देख लेना। देखो पहले मैं ऐसा नहीं लिखता था, मैं मतलब जैसे लास्ट टाइम मेरे 126 मार्क्स आए, तो मैं वादा कर रहा हूँ ऐसा आंसर मैंने भी नहीं लिखा है, मतलब इससे आधा ही आंसर होगा, ठीक है। और यदि अभी जैसे मैं पढ़ाने लगा हूँ, खुद को भी एक मतलब एक जिम्मेदारी का एहसास है कि मुझे सामने वालों को अच्छा देना है, और मुझे खुद अपनी आंसर राइटिंग सुधारनी है यार, मुझे भी एग्जाम में बैठना है। मुझे इथिक्स में अब 126 आए, तो मेरा टारगेट है कि हिंदी मीडियम में 150 क्यों नहीं ला सकते हम, 150 प्लस भी इथिक्स में कर सकते हैं। कोई ये तो है नहीं कि कहीं भेदभाव है, भेदभाव कहीं नहीं है, लाने हमें होते हैं, हमें उस अप्रोच को फॉलो करना होगा, सिलेबस को पूरा करना होगा। और जैसा टॉपर्स लिखते हैं ना, इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स लिखते हैं, वो क्या खास करते हैं वो हमें भी करना होगा, जो हमारी गलतियां हैं उनको सुधारना होगा। तो दोस्तों आ सकते हैं जब ऐसे राइटिंग में, मतलब जैसे मेरे 157 मार्क्स आए हैं, और आप जानते हो कि 150 प्लस मार्क्स लाना, ये कहते हैं कि यार हिंदी मीडियम आते नहीं, वो नहीं आते, पहले भी आए हैं यार। मतलब हिंदी मीडियम में 160 165 नंबर तक भी आए हैं। हिंदी मीडियम में निबंध में आप लोगों को बहुत लोग कम लोगों को जानकारी होगी, मेरे एक दोस्त है उनके 168 भी आए हैं, और 162 भी एक मेरे दोस्त उनके आए हैं। तो हिंदी माध्यम में भी ऐसे राइटिंग में बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, ठीक है। और एक मेरा इसमें अनुभव ये भी है कि यदि हम इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम की एवरेज देखें ना ऐसे में, तो हिंदी मीडियम यहाँ पर आ गया है। मैंने अपने जो साथ वाले दोस्त हैं उनके साथ उनकी मार्कशीट देखी है, मैंने अपने भी मार्क्स देखे हैं, तो कहीं नहीं कि आप देखना कि इथिक्स और निबंध का पेपर ऐसा है जहाँ पर हम लीड कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे और अच्छे मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य पेपरों में भी ऐसा होता है, यदि आप अपने दिमाग से निकाल दो ना कि नंबर मतलब नहीं आते हैं, मतलब आप नकारात्मक धारणा को छोड़ दो, आप ये पॉजिटिव डालो कि किसी भी पेपर में नंबर आ सकते हैं, कोई भाषा की कोई बड़न नहीं है, कोई मतलब समस्या नहीं है, तो नंबर आएंगे, और आने वाले समय में मैं दिखाऊंगा कि नंबर आते हैं। पहले भी मैंने मतलब मेरे अच्छा अनुभव रहा है, अच्छे मार्क्स आए हैं, और आने वाले समय में भी मैं कोशिश करूँगा कि और मतलब अच्छे मार्क्स ला सकूँ, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें बनाना है, जैसे सहानुभूति समानुभूति का कोई क्वेश्चन आए, या मतलब जहाँ पर इनकी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है, ऐसा डायग्राम बना सकते हो। उसके अंदर फिर सबके एग्जाम्पल दे दिए, जैसे कोई दुर्घटना होती है तो आप इसमें सहानुभूति में क्या करते हो, दुख दुख प्रकट करते हो, समाधान नहीं करते हो। समानुभूति में क्या करते हो कि हाँ थोड़ी बहुत मतलब ये करते हो, जैसे सोनू सूद का एग्जाम्पल आ गया कि मतलब समय समय पर कुछ ऐसे कलाकार या मतलब समाज के अच्छे लोगों की सहायता करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रानुभूति का एग्जाम्पल ऐसा होता है जिसमें डूब जाना होता है, जैसे मदर टेरेसा का एग्जाम्पल है कि जैसे मदर टेरेसा जहाँ पर मतलब रोगियों की सेवा कर रही थी, तो वहाँ पर मतलब ये करुणा का भाव होना बहुत जरूरी है कि हम जानते हैं कि हो सकता है कि रोगियों के साथ टच में रहने से खुद से मतलब बीमार हो जाए, लेकिन मदर टेरेसा के अंदर मतलब इतना अच्छा मतलब करुणा का भाव था कि वो रोगियों के साथ जुड़कर अच्छे से उनकी सेवा कर पाई, ठीक है। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल आ सकता है, बाबा प्रकाश आमटे का एग्जाम्पल आ सकता है, कैलाश सत्यार्थी का एग्जाम्पल आ सकता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप जरूर देना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से अच्छे मतलब मार्क्स आएंगे और अच्छे डायग्राम आप बना सकते हो। तो कुल मिलाकर आज का जो हमारा सिलेबस था, आप इसको सिलेबस को देखते रहना। आप है ना जब मेरे ये लेसन देख रहे हो ना, सिलेबस सामने रखना कि कहीं में कोई टॉपिक छोड़ नहीं दूंगा ना। आपकी ये जिम्मेदारी है कि इथिक्स का कोई भी सिलेबस का पॉइंट मैं नहीं छोड़ूँ, है ना, पूरा सिलेबस कराऊँ, ताकि और एक कमेंट बॉक्स में बताना कि जैसे हमारे पूरे लेसन होते हैं कि कोई सा ऐसा टॉपिक छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये इथिक्स का आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है। मेरी पूरी गारंटी में एक सिंगल टॉपिक मिस नहीं करूँगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा। आने वाले 10-15 दिनों में इजीली हो जाएगा, ठीक है। और आप इस बार प्री आराम से दो, प्री के बाद में मेंस के लिए आप ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे
साबित होने वाली है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज हम ये, आप सिलेबस में देखना, ये पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। कल अगला लेसन लेके आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।